अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स MGT 111 का टॉपिक नंबर 19 to 22 तक कवर करने वाली हूँ मैं। अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम लोग पहले प्लानिंग पढ़ चुके हैं, उसका जो सेकंड पार्ट है इसमें पॉइंट नंबर 7 से डिस्कस कर रहे हैं। सो इसमें पहली पॉइंट जो है वो प्रोग्राम्स का। अब जो प्रोग्राम्स हैं वो कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ गोल्स है, मतलब इसमें पॉलिसीज आती हैं, रूल्स आते हैं, टास्क आते हैं, कोई भी प्रोसीजर, आपके रिसोर्सेज वगैरह इसमें आते हैं। फर्दर ये कि टाइम बाउंड होते हैं और इसमें जो डिज़ाइन हैं वो मतलब स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें इसके, तो रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स हो सकते हैं, एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, किस किस्म के प्रोग्राम्स हो सकते हैं। सेकेंडली यहाँ बात की गई है बजट के बारे में। सो बजट जो है वो भी इसी में से एक है प्रोग्राम के टाइप्स में से। इसमें जो है वो स्टेटमेंट लाइक आप कह लें कि एक्सेप्टेड रिजल्ट की जो स्टेटमेंट होती है उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। सेकेंडली ये कि ये प्राइवेट सेक्टर्स में भी यूज़ होता है और पब्लिक सेक्टर्स में भी यूज़ होता है। प्राइवेट सेक्टर्स में फाइनेंशियली ऑपरेट करता है बजट को, जिसमें प्रॉफिट प्लान कहते हैं इसको, और पब्लिक सेक्टर में रिप्रेजेंट करता है आपकी इनकम को, एक्सपेंडिचर्स को, और उसके अलावा जो आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज है उनको रिफ्लेक्ट करता है ये फर्दर। उसके बाद यहाँ बात की गई है प्लानिंग प्रोसेस के बारे में। जो प्लानिंग प्रोसेस में भी बेसिकली 8 स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात की गई है रिकॉग्नाइजेशन फॉर द नीड ऑफ प्लानिंग। सो इसमें बेसिकली बात ये कर रहे हैं कि बिगिन होती है जब आपकी मतलब कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप मतलब के गेन करते हैं। उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्लान करती है कि इस तरीके से आपके जो रिसोर्सेज है एफिशिएंटली प्रिपेयर किए जाए, मतलब कि थ्रेट से बचा जाए। सेकेंडली यहाँ पे बात की गई है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। सो ये एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन उसके एम्प्लॉयज़ के लिए बनाए जाते हैं। फर्दर ये कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं गाइड करते हैं किस तरीके से जो फॉर्मुलेशन है किसी भी स्ट्रेटजी की या पॉलिसीज़ की या प्रोसीजर या रूल वगैरह की वो किस तरीके से मतलब प्रोग्राम करनी है फर्दर। थर्ड पर बात की गई है फोरकास्टिंग द फ्यूचर के बारे में। सो इसमें बेसिकली ये बेस करता है assumptions पे अबाउट योर फ्यूचर कंडीशंस, और इसमें मतलब कि ये इन्फॉर्म्ड होता है लाइक अंडरस्टैंडिंग के बारे में, मार्केट की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको, प्राइसेस को, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ सकते हैं, इससे आपकी पॉपुलेशन शिफ्ट आ सकती है, सब चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। पॉइंट नंबर 4 देख लें। सो इसमें बात की गई डिटरमाइनिंग अल्टरनेटिव्स के बारे में। सो बेसिकली एग्जामाइन करता है किस तरीके से जो अल्टरनेटिव है वो कोर्स ऑफ एक्शन को प्लान कर रहे हैं। और फर्दर ये कि मल्टीपल अल्टरनेटिव्स होते हैं किसी भी प्लान के लिए जो कि आपको हर दफ़ा रखने चाहिए। लाइक अगर एक प्लान चल तो प्लान पी का यूज़ कर लें, प्लान बी यूज़ नहीं तो प्लान सी यूज़ कर लें। पॉइंट नंबर 5 में बात की जा रही है एवेल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स के बारे में। सो इसमें जो अल्टरनेटिव्स हैं वो एवेल्यूएट करते हैं लाइक इन टर्म ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। डिसीजन मेकिंग जो है वो बेस करता है आपकी एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट पे और बेनिफिट्स पे। और जो पॉइंट नंबर 6 है सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन। सो बेसिकली इसमें आप चूज़ करते हैं वन और मोर अल्टरनेटिव जो कि बेस करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव और आपकी कॉस्ट कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग। इसमें जो प्लान्स हैं वो आपका बेसिकली पार्ट ऑफ बजट बन जाते हैं स्टेज पर। उसके बाद जो है ओवरऑल आपका जो सिलेक्टिंग कोर्स है वो गो थ्रू रहता है। पॉइंट नंबर 7 में बात की गई है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। तो इसमें बेसिकली जो क्रूशियल फेज है वो डिटरमाइन करता है सक्सेस को, मतलब कि किसी भी प्लान की जो कामयाबी है उसको बेसिकली डिटरमाइन करता है। सेकेंडली एक इसमें जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन होती है किसी भी मतलब के चूजन कोर्स की, वो भी इसमें परफॉर्म की जाती है। लास्ट में बात की गई है रिवाइजिंग द प्लान। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो कॉन्टिन्यूस एवेल्यूएशन होती है या अडेप्शन होती है किसी भी प्लान की, उसके बारे में डिस्कशन की जाती है। उसके अलावा जो एडजस्टमेंट्स होती हैं जो बेसिकली आप बनाते हैं अपने फीडबैक और जो है चेंजिंग सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग, उसको भी इसमें देखा जाता है मेनली तौर पे। उसके बाद सेकेंडली यहाँ बात की गई है प्लानिंग एज अ रैशनल प्रोसेस के बारे में। सो इन सेंस के इसमें 3 प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है 3 प्रिंसिपल्स में टाइम हॉरिजन है। टाइम हॉरिजन इन सेंस के जो कंसिडरेशन है किसी भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म प्लान के, इसमें कोऑर्डिनेशन आती हैं, मतलब उनके दरम्यान में कोऑर्डिनेशन आती हैं लाइक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान के दरम्यान में। सेकेंडली यहाँ पे बात की गई है कमिटमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में। तो इसमें जो लॉजिकल प्लानिंग्स है वो बेसिकली अंडरलाइन करती है एक फ्यूचर पीरियड को जो कि नेसेसरी होता है फुलफिल करने के लिए सीरीज ऑफ एक्शंस को। और थर्डली यहाँ बात कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन ऑफ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स के बारे में। अब इसमें इंटीग्रेशन होती है शॉर्ट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स की अकॉर्डिंग टू इफेक्टिव गोल अचीवमेंट। फर्दर इसमें कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं अल्टरनेटिव प्लान है। बेसिकली अल्टरनेटिव प्लान इन सेंस
कि लाइक आपके वेरियस ऑप्शंस होते हैं जिसमें कि अचीव करने होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और रैशनल प्रोसेसेस के बारे में बात की गई है, प्रोग्राम्स के बारे में बात की गई है। चैप्टर नंबर 20 को देख लें। सो इसमें बात कर रहे हैं प्लानिंग कमीशन एंड प्लानिंग डेवलपमेंट के बारे में। सो इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने अंडरस्टैंड करना है कि फंक्शंस और रोल ऑफ प्लानिंग को, मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन प्लान कर रही है और जो फंक्शंस कर रही है उसको किस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं एट नेशनल लेवल और प्रोविंशियल लेवल्स। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बात की गई है द नीड फॉर प्लानिंग के बारे में। सो इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस के भी टॉपिक आ सकता है, जैसे कि अभी जो पाकिस्तान है वो लाइक सोशल और फिजिकल किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बेसिकली वो फेस करा था और फर्दर है कि जिसकी डेवलपमेंट है बोर्ड की 1948 में हुई, फिर जो लेटर प्लानिंग थी वो 1953 में स्टार्ट हुई। और उसके अलावा ये कि इनका बेसिक एम ये था कि अपनी जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको बेटर कर सके। 1958 में ये प्लानिंग बोर्ड जो था वो प्लानिंग कमीशन बन गया और उसने बेसिकली ऐसा नेशनल प्लानिंग के तौर पे काम करना शुरू कर दिया या फोकस करना शुरू कर दिया उस पर। सेकेंडली यहाँ बात की गई है फंक्शंस ऑफ प्लानिंग कमीशंस के बारे में। सो फंक्शंस ऑफ प्लानिंग कमीशन इन सेंस के जो बेसिकली आपके यहाँ पे कुछ फंक्शंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल प्लान। सो इसमें बेसिकली आप डेवलप करते हैं एक प्लान जो कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है किसी भी कंट्री के लिए। सेकेंडली यहाँ बात की गई है एनुअल फॉर्मुलेशन ऑफ एनुअल प्लान्स के बारे में। सो फॉर्मुलेशन ऑफ एनुअल प्लान्स इन सेंस के डेवलप करते हैं एनुअल प्लान्स को, जो कि डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं आपके नेशनल फ्रेमवर्क के अंदर। थर्ड पे यहाँ बात कर रहे हैं वो मॉनिटरिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ओवरसीज प्रोजेक्ट होता है, मतलब कि जो आपके फॉरेन प्रोजेक्ट्स हैं वो इसमें आते हैं। उसमें अब ऑलमोस्ट जो है 40 मिलियन तक आपके जो है वो प्राइस रेंज होती है और ये कॉन्टीन्यूस एवेल्यूएशन या कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के साथ। और लास्टली बात की गई है यहाँ पे टेक्निकल अप्रेजल ऑफ प्रोजेक्ट। इसमें आप एग्जामाइन करते हो और अप्रेज करते हो अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फ्रॉम योर फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के थ्रू। इसके बाद यहाँ पर बात की गई है रिलेशनशिप बिटवीन प्लान एंड प्रोजेक्ट्स के बारे में। सो जो प्रोजेक्ट्स है बेसिकली वो एक इंटरगल प्लान है जिसमें आपकी मतलब के जस्ट लाइक कि जो ब्रिक्स हैं, जो ईंटें हैं, वो आपकी किसी भी बिल्डिंग बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरीके से ये जो बेसिक जो है इसकी बेसिक नीड्स हैं। उसके बाद यहाँ पे बात कर रहे हैं नेशनल प्लान्स कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस स्मॉल प्रोजेक्ट्स। एज तो मैंने पहले बात की कि मतलब डिफरेंट किस्म के स्मॉल प्रोजेक्ट मिलते हैं तो एक बड़ा प्रोजेक्ट बनता है। लाइक अगर आप बात कर लें कि कोई बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले जो है उस बिल्डिंग बनाने के लिए पहले ईंटें तैयार की जाएंगी, सीमेंट एक तरफ तैयार किया जाएगा और उसके अलावा जो उसकी लेबर है उसको इकट्ठा किया जाएगा। क्योंकि जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उनको मिला के फिर एक प्रॉपर बिल्डिंग का जो है वो सोर्स बनता है। अब फर्दर यहाँ पे बात की गई है प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सब प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इन सेंस के फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें आपका प्रोजेक्ट रिक्वायर होता है, मतलब जो आपके पैसे हैं, कैपिटल, मशीनरी, इक्विपमेंट्स हैं वो रिक्वायर है। सेकेंड पे बात करें इनपुट एंड आउटपुट्स में, इसमें आपका रॉ मटेरियल आ सकता है जो कि किसी भी आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। थर्ड पे बात की गई है बिगिनिंग एंड एंड का, मतलब कि जो प्रोजेक्ट है उसको एक डिफाइन स्टार्ट और एक कंप्लीशन मिलती है और उसके अलावा ये सब चीज़ें जिसमें वो इम्पोर्टेंट होती हैं। फर्दर बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन के बारे में। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बात की गई है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन की। सो आइडेंटिफिकेशन बेसिकली बेस करते हैं आपकी कम्युनिटी नीड्स पे, आपके एक्सपर्ट ओपिनियंस पे या सर्विस वगैरह पे। सेकेंडली प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी को देख लें। सो ये इन डेप्थ स्टडी है किसी भी टेक्निकल, फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल वायबिलिटीज़ की, और जो प्रोजेक्ट प्रिपरेशन है वो डिटेल पुट करता है लाइक आपकी जो PCI है, मतलब जो आपकी प्लानिंग कमीशंस हैं उनके बारे में फर्दर ये कि इन्फॉर्म करता है, मतलब कि प्रोजेक्ट के बारे में, मतलब जो डिटेल्स हैं उसको। प्रोजेक्ट अप्रेजल देख लें। तो इसमें रिव्यू करता है प्रोजेक्ट डाटा को, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि प्लानिंग में लाइक यूज़ करते हैं आप लोग, वो कमीशन टेक्निकल सेक्शन तक जाती है। और उसके बाद जो है प्रोजेक्ट अप्रूवल में भी बेसिकली अप्रूव करते हैं, जैसे कि NECI या ECNECI या जो दूसरी हमारी बॉडीज़ हैं या अथॉरिटीज़ हैं वो इसको अप्रूव करती हैं। और लास्ट पे बात की गई है यहाँ पे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशंस की। तो इसमें क्या होता है कि लाइक इसमें एनुअल प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें कि आप रिसीव करते हो अपना एक बजट का एलोकेशन को और फिर ये आपका एक पार्ट बन जाता है जैसे सारे फंक्शंस को लेके। और उसके बाद प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन की बात की गई यहाँ पे। जो प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन इन सेंस के इसमें आपके असेसमेंट होते हैं कंप्लीट प्रोजेक्ट के, आप इसमें एड्रेस करते हैं इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़ को
और फर्दर ये कि इसमें आप मीटअप करते हो अपने इंटेंडेड गोल्स को। और लास्ट पे जो है प्रोविंशियल प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो इन सेंस कि इसमें जो ईच प्रोविंस है वो प्लानिंग करता है डेवलपमेंट करने की किसी भी डिपार्टमेंट के साथ, और इसमें फंक्शंस आपके इंक्लूड, जैसे कि इसमें आप प्रिपेयर करते हो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें कोऑर्डिनेटिंग एक्सटर्नल कैपिटल असिस्टेंस होते हैं, और उसके अलावा इसमें अप्रूविंग होते हैं प्रोजेक्ट्स की। बेसिकली इसका पूरा जो टॉपिक है वो इसी पे रिलाई करता है कि किस तरीके से आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से क्रूशियल रोल प्ले कर रही है कंट्री के डेवलपमेंट में, और जो प्लानिंग प्रोसेस है वो कितना सिस्टमेटिक है, कितना रैशनल है, वो किस तरीके से इन्वॉल्व करा है आपके इंस्टीट्यूशन या सीक्वेंशनल स्टेप्स में। चैप्टर नंबर 21 की तरफ चले जाएं तो डिसीजन मेकिंग की बात की गई है। अभी इसमें भी कुछ ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर के। बेसिकली इसमें हमने इंपॉर्टेंस देखनी है इसकी, उसके अलावा उसकी लिमिटेशंस देखनी है, रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की, और एक्सप्लोर करनी डिफरेंट किस्म के अप्रोचेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डेफिनेशन की बात कर लें तो डिसीजन मेकिंग को कह रहे हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप सिलेक्ट करते हो कोर्स ऑफ एक्शन को, जिसमें बेसिकली आप सर्व करते हो एज अ कोर ऑफ प्लानिंग, और ये मोस्ट क्रूशियल एक्शन है बाय योर मैनेजर्स। उसके बाद बात की गई है थ्योरीज ऑन डिसीजन मेकिंग के बारे में। सो थ्योरीज में आप की जो फर्स्ट थ्योरी है वो है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस मॉडल। अब इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉलो करती है रूल्स को, प्रोसीजर्स को और सिस्टम्स को। और सेकेंडली है कि जो डिसीजंस है वो आप बेसिकली वो मेडअप होते हैं अकॉर्डिंग टू एस्टैब्लिशमेंट, और जो आपके प्रोसीजर्स हैं सिस्टम्स है उसके अकॉर्डिंग। फर्दर ये कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें आपको एसओपीज को भी बेसिकली देखना पड़ता है। एसओपीज इन सेंस के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को देखना पड़ता है, और जो आपकी डिसीजन की क्वालिटी है उसको डिटर्मिन करना पड़ता है। सेकेंडली यहाँ बात की गई है रैशनैलिटी इन डिसीजन मेकिंग थ्योरी के बारे में। जो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग है बेसिकली, अब इसमें क्या होता है कि इसमें रैशनैलिटी ज़्यादा होती है। अब रैशनल डिसीजन इन सेंस के जिसमें आपके लॉजिक और आपके फैक्ट्स आपके रीजन बेस करते हो। इसमें इन्वॉल्व होता है आपका सिस्टमेटिक गोल रीचिंग्स होता है, उसके अलावा जो आपकी सेलेक्टिव रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हैं वो होती है, एनालिसिस होता है, वैल्यूएशन होती है, चॉइसेस होती हैं। और जिसमें लिमिटेड रैशनैलिटी है वो एक्नॉलेज करती है इस बात को, कहने के एडमायर करती है कि वो जो कॉन्सेंट्रेट्स की वजह से उनकी जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन द टाइम सर्टेनिटी है वो सब कुछ इसमें ऐड होता है। उसके बाद बात की गई है यहाँ पे थर्डली स्टेप्स इन रैशनल थ्योरी मेकिंग, बेसिकली डिसीजन मेकिंग, सॉरी। सो अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर रहे हैं सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स के बारे में। अल्टरनेटिव जो है वो सिंपल से बात है कि उसका कोई मुतबादिल। सो इसमें आप आइडेंटिफाई करते हो कि जो अल्टरनेटिव्स हैं वो बेस करते हैं उसकी लिमिटिंग फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। सेकेंडली एवेल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स होता है, मतलब कि इसमें जो वैल्यूएट करते हो सिलेक्ट करते हो आप अल्टरनेटिव्स को जो कि आपके बेस्ट कंट्रीब्यूट करता है आपके गोल्स को। थर्डली यहाँ बात की है मेथड फॉर सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव्स। इसमें आपका एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंटेशन, रिसर्च, एनालिसिस ये सब कुछ इसमें ऐड होता है। उसके बाद यहाँ पे बात की गई है टाइप्स ऑफ डिसीजंस के बारे में। तो टाइप्स ऑफ डिसीजन में बेसिकली आपके पास कुछ टाइप्स आ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे दी गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रोग्राम। सो प्रोग्राम बेसिकली स्ट्रक्चर्ड होता है, रेपिटेटिव होता है और रूटीन डिसीजंस होते हैं इसमें। इसकी एग्जांपल ले लें कि वो कह रहे हैं कि रीऑर्डर करना किसी भी स्टैंडर्ड इन्वेंट्री आइटम्स को, जैसे कि कोई रूटीन चेक्स है उनको। नॉन प्रोग्राम है सेकंड टाइप। से नॉन प्रोग्राम में बेसिकली क्या होता है कि अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, नोवेल होते हैं और इल डिफाइंड डिसीजंस होते हैं जो कि एक नॉन रिकरिंग सिचुएशन में बनाए जाते हैं। इसकी एग्जांपल लाइक ले रहे हैं कि किसी भी न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाने की तरह। डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस की बात कर लें तो डिसीजन मेकिंग सिचुएशन भी कुछ इसी तरीके से इससे रिलेट करता है। लाइक जितने भी आप डिसीजंस लेते हैं वो सम मतलब कि अनसर्टेनिटी की डिग्री पे भी डिपेंड करते हैं। फर्दर एक जो अनसर्टेनिटी है वो रेंज करती है आपकी रिलेटिवली सर्टेनिटी को और अनसर्टेनिटी के साथ। और इसमें आपके जो बेसिकली अफेक्टिंग जो है वो आपकी डिसीजन क्वालिटी को अफेक्ट करता है। जो क्वालिटी और सर्टेनिटी है वो इम्प्रूव करते हैं थ्रू मैथमेटिकल मॉडल, जैसे कि ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ हैं और जजमेंट और एक्सपीरियंस है, मतलब जो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो। उसके बाद यहाँ पे बात की गई है अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग्स के बारे में। सो अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग में बात करें हम रिस्क एनालिसिस के बारे में। इसमें डिसीजन मेकर जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं साइज ऑफ द रिस्क जो कि एसोसिएट करता है किसी भी कोर्स ऑफ एक्शन के साथ। और इसमें फर्दर एक इसमें एग्जांपल दी गई है वैल्यूएट करने की प्रोबेबिलिटीज़ को और गेन्स को, ताकि जो डिसीजन मेकिंग है वो बेस हो सके इस पे। डिसीजन ट्री की बात कर लें तो डिसीजन ट्री इन सेंस का जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी अल्टरनेटिव या सबसीक्वेंट डिसीजन की जो कि बेस करता है आपके फ्यूचर इवेंट्स पे, वो इसमें आ सकता है। उसके बाद लास्ट में बात की गई प्रेफरेंस और यूटिलिटी थ्योरी के बारे में। इसमें एक्सप्लेन करते हैं इंडिविजुअल्स के एटीट्यूड्स को टुवर्ड देयर रिस्क। कुछ इंडिविजुअल्स हैं वो लाइक
रिस्क एवर्स होता है, मतलब कि इसमें जो अदर होते हैं वो विलिंग कर रहे होते हैं ताकि किसी ग्रेटर टास्क तक पहुंच सके। उसके बाद यहाँ पे बात की गई फैक्टर अफेक्टिंग डिसीजन मेकिंग्स के बारे में। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल डिफरेंस है। पर्सनल डिफरेंस में आपकी वैलिड पर्सनैलिटीज आ सकती हैं, एक्सपीरियंसेस आ सकते हैं, परसेप्शंस आ सकती हैं, और उसके अलावा जो आपकी इन्फ्लुएंस है किसी भी डिसीजन मेकिंग पे, उसकी परसेप्शंस भी इसमें ऐड हो सकती हैं। थर्डली यहाँ पे बात कर रहे हैं रोल ऑफ नॉलेज की। इसमें इंडिविजुअल्स मैनेजर्स के जो डिसीजंस हैं वो भी बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स की बात कर लें तो इसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स आते हैं, प्रोसीजर्स और सिस्टम्स वगैरह आते हैं इसमें सारे। ओवरऑल जो है इस चैप्टर में जो बात की गई डिसीजन मेकिंग का इंटरगल पार्ट कहा गया, आपके कोर ऑफ द प्रोसेस कहा गया है। इसको रैशनल मेकिंग के बारे में बात की गई है इसमें। उसके अलावा उसकी डिफरेंट अप्रोचेस एग्जिस्ट करती हैं जो कि इन्हांस करती हैं आपकी डिसीजन मेकिंग को अंडर योर अनसर्टेनिटीज। और लास्टली जो चैप्टर नंबर 22, सो इसमें डिस्कस किया गया HRM के बारे में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मैंने इन सब जो टॉपिक्स हैं इनके जो नोट्स है वो भी प्रोवाइड किए हुए हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस में वो नोट्स भी मिल जाएं। अब HRM में बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपने अंडरस्टैंड करना है स्टाफ के कॉन्सेप्ट को, स्टाफिंग के कॉन्सेप्ट को, उसकी इंपॉर्टेंस देखनी है और HRM का प्रोसेस देखना है। अब बेसिकली ह्यूमन रिसोर्सेज हैं क्या? बेसिकली एक मोस्ट वाइटल रिसोर्सेज जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि आपके मटेरियल, आपके कैपिटल के साथ अटैच्ड होता है। इसमें आप ड्राइव करते हैं फोर्सेस जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी एफिशिएंसी को, इकोनॉमी को, इफेक्टिवनेस को और अदर रिसोर्सेज को। अब ह्यूमन बींग्स जो है अनप्रेडिक्टेबल तौर पे किसी किस्म का कोई काम करते हैं जिसकी जो क्रूशियल इफेक्टिवनेस है वो भी इस पर अफेक्ट करते हैं, जिससे कि आपका इफेक्टिव कंट्रोल जो यूटिलाइजेशन है वो भी इसमें क्रूशियल तौर पे एक रोल प्ले करती है। इम्पोर्टेंस की बात कर लें इसकी, इम्पोर्टेंस इन सेंस कि HRM जो है बेसिकली इज अ स्टाफ फंक्शन जो कि एडवाइस करता है आपके लाइन मैनेजर को बेसिकली रिक्रूट करने में वेरियस ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट्स में। अब HRM का बेसिकली पर्पस ये होता है कि जब आप लोग मतलब कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें एक HR डिपार्टमेंट होता है हर एक कंपनी में, जो मतलब आपकी CVs देखता है और उसके अकॉर्डिंग एवेल्यूएट करता है कि ये जो मतलब के कैंडिडेट है ये हमारी मतलब स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब्स वगैरह मिलती हैं। अब फर्दर ये कि जो HRM का प्रोसेस है इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक एडवोकेट और कॉन्स्टेंट सप्लायर है किसी भी स्किल्ड एम्प्लॉय के, मतलब कि जब तक कोई स्किल्ड एम्प्लॉय नहीं होगा तब तक तो काम करेगा ही नहीं आपकी जो कंपनी है। इसलिए उनका मेन काम है कि स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को फाइंड आउट करते हैं। और उसके अलावा जो HRM एसेंशियल होता है मीट करने में आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स को और जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो सब कुछ भी सेम आता है। प्रोसेस ऑफ HRM को देख लें इसमें बेसिकली 7 स्टेप्स हैं राउंड अबाउट। अब इसमें होता क्या है कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है, मतलब कि HRP ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इसमें आप फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्सेज के रिक्वायरमेंट्स को और बैलेंसेस को। सेकेंडली रिक्रूटमेंट होती है, अब इसमें आप डेवलप करते हैं पूल ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं जो मतलब कि आपके प्लान के अकॉर्डिंग आते हैं, मतलब सारा सीन जो आपकी CVs का होता है। सिलेक्शन होती है, मतलब कि जब आप CV ड्रॉप करते हो उसके बाद आपको सिलेक्शन के लिए कॉल आती है। उस कॉल में मतलब कि आप क्वालिफाई होते हो अगले मतलब कि उससे फर्दर आगे जाने के लिए। फिर सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें आते हैं, तो सोशलाइजेशन में इंटीग्रेट करते हैं न्यू एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब उन्हें बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी है कैसी नहीं। आपको जो प्रोबेशनरी पीरियड होता है, जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसके अंदर ये सारा कुछ डिस्कस किया जाता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें आप वो इन्हेंस करते हैं आपके स्किल्स ऑफ रिक्रूट एम्प्लॉयज़ के तौर पर। उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात होती है, इसमें आपकी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को वैल्यूएट किया जाता है। और उसके बाद जो लास्ट पे है उसमें प्रमोशंस आते हैं, ट्रांसफर्स होते हैं, डिमोशंस भी हो सकते हैं। मैनेजर जब अपने मतलब जो प्रोग्रेशन है उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ प्लान करते हैं। फर्दर यहाँ बात की गई है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग्स के बारे में। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इन सेंस के यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 4 स्टेप्स हैं जिसमें आप फोरकास्ट करते हो अपने फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग। इसमें आप प्लान करते हो आपकी फ्यूचर नीड्स की और उसके बाद फ्यूचर बैलेंस की, रिटायरमेंट्स को और टर्नओवर्स को प्लानिंग करते हो। अपने रिक्रूटमेंट की जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कैसे लेइंग ऑफ किया जाए या रिक्रूटमेंट्स ऑफ किया जाए। और लास्टली किसने प्लान करते हो कि डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके से एम्प्लॉयज़ की कीजिए थ्रू देयर ट्रेनिंग। अब यहाँ पे बात की गई है फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्रूटमेंट की। रिक्रूटमेंट जो है बेसिकली ये डेवलप करते हैं कैंडिडेट को, जो मैंने पहले बताया कि इसमें आप डेवलप करते हो एक जॉब पोजीशन के तौर पे होल्ड करते हो किसी को, और फिर वो
जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करते हैं, उसके बाद उन्हें कॉल आती है और फिर पूरी सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो इसी में होता है। फर्दर यहाँ पे बात की गई है जॉब एनालिसिस के बारे में। सो जॉब एनालिसिस जो है बेसिकली इसमें इंक्लूडेड है, आपके जॉब डिस्क्रिप्शन आती है, जॉब की लाइक पोजीशन डिस्क्रिप्शन आती है, हायरिंग स्पेसिफिकेशंस आती है, मतलब कि इसमें लाइक कैंडिडेट को क्या होना चाहिए, मतलब उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसकी एज क्या होनी चाहिए, उसकी स्किल्स क्या होनी चाहिए, उसका प्रोफेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, और जो ऐसे ही एग्जैक्टली इसी तरीके से जो स्पेसिफिकेशन जो उसमें ये आ सकता है कि किस तरीके से, मतलब कि वो क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहे हैं, मतलब वो कितनी सैलरी दे रहे हैं, या फिर मतलब कि उन्हें लाइक उस पर कितने अलाउंसेज हैं, कितना टाइम पीरियड है उनका जॉब का, ये सारी चीज़ें उसमें ऐड होती हैं। और जो रिक्रूटमेंट है वो मतलब कि वेरी करती रहती है अकॉर्डिंग टू देयर लाइक जॉब्स, मतलब कि अब लेबर मार्केट में उसका कोई और सीन है, बैंक्स में उसका कोई और सीन है, कहीं और पे उसका कोई और सीन होगा एग्जैक्ट। उसके बाद यहाँ पे बात की गई है सिलेक्शन के बारे में। सो सिलेक्शन को अगर देख लें तो यहाँ पे बेसिकली जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है इसमें। अभी आइडियली म्यूचुअल डिसीजंस लेता है, मतलब कि इसमें इन्वॉल्व होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी, आपका कैंडिडेट भी। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपर हैंड के तौर पे बेसिकली वो काम करती है, और उसके अलावा जो है वो एक टाइट मार्केट जॉब्स में आता है। स्क्रीनिंग करती है डिवाइसेस के थ्रू ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स अपनी मतलब के प्रोसेस के लिए। जैसे कि अब आपका सिलेक्शन के बाद हो, मतलब जो ट्रेनिंग पीरियड है या आपका कोई प्रोबेशन जिसमें आप अगर उनको लगा कि आप में कुछ लाइक ऐसे स्किल्स है तो आपको रख लेते हैं, अदरवाइज वो सारा मतलब कि जो सीन है उससे ख़त्म कर देते हैं। अब ओवरऑल जो था इसमें कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं लास्ट पे। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में बात की गई है, मैंने आपको बता दिया था। उसमें रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, सोशलाइजेशन है, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस है, अप्रेजल है, कंपनसेशन, प्रमोशन, ट्रांसफर, सब कुछ आता है। जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली एक रिटन डिस्क्रिप्शन जिसमें आपकी नॉन मैनेजमेंट जॉब होती है, मतलब कि इसमें आपकी टाइटल, आपकी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लोकेशन इंक्लूड होती है। पोजीशन डिस्क्रिप्शन में बेसिकली आपकी पोजीशन, कवरिंग, टाइटल, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह भी सब कुछ इससे ऐड होता है। हायरिंग स्पेसिफिकेशन में आपकी स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन, ये सब चीज़ें इसमें लाजमी होती हैं।